अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और जी हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान की और पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, कई बार हमने बात की भी है कि जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का है, वो इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है और अक्सर लोग जो है वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ ही करते हैं और उनका कहना ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए। एजुकेशन में जो टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ा रहे हैं, उसको चेंज होना चाहिए और उसमें जो हमने दूसरे रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें रखी हैं, जिसमें काफ़ी हद तक जो हेट स्पीच है, वो तो खैर निकालने को कहा ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हुआ करता है या होना चाहिए। उसके लिए जी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी यानी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के जो पॉलिसीज एजुकेशन पॉलिसीज उनको कॉपी करें और उससे अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान में यकीनन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी और वो ये सोच रहे होंगे कि जी भला हम भारत से कॉपी क्यों करें, हम भारत की कोई चीज को क्यों सीखें। लेकिन बात सारी ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिल्कुल ठीक एडवाइस किया है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो एजुकेशन में जो है वो कम से कम जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो और दूसरी चीजें जो है वो भारत से सीखी जा सकती हैं। भारत के लोग जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओज लगे और आगे की तरफ जा रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से भारत गए, चाहे उनके पेरेंट्स जो हैं वो एम्बेसडर्स रहे हों या कोई भी वजह रही हो और उन्होंने कुछ साल भारत में गुजारे हैं और वहां पर रहकर उन्होंने एक दो क्लासेस या कुछ क्लासेस जो है वो भी पढ़ी। उन लोगों के बातचीत से साफ पता लग जाता है कि एजुकेशन लेवल जो है वो भारत का कितना बेहतर है। तो पाकिस्तान को सीखने में कोई हर्ज तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए जाहिर है हम मान कैसे जाएं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर है, ये तो हम कभी भी नहीं मानने वाले। साथ साथ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को अगर ठीक करने की बात की जाएगी तो उसके साथ ही साथ जी जो ये मदरसे वगैरह हैं उनके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। जी हाँ, ये जो मदरसा सिस्टम पाकिस्तान ने बना कर रखा है उसमें भी पाबंदी हो, उसको भी बंद किया जाए और एक ही एजुकेशन सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा, तभी पाकिस्तान कुछ कर पाएगा। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने पाकिस्तान को ये एडवाइस किया है कि वो मोदी जी की एजुकेशन पॉलिसीज को कॉपी करें और आगे लेकर आए। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम किस हद तक खराब हो चुका है ये तो सभी जानते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं जो कि जॉबलेस हैं और कहा यह जाता है कि जी कई जगह पे उन्होंने जॉब अप्लाई की, कई जगह पे उन्होंने जॉब ज्वाइन की, उसके बाद उनको निकाल दिया गया। उसकी मेन रीजन यही है कि उनकी जो एजुकेशन जिस एजुकेशन सिस्टम से वो निकल कर आए हैं उसमें उन्होंने ये नहीं सीखा कि अपने आप को अपडेट कैसे किया जाता है। वो वही अपनी पुरानी घिसी पिटी एक ही चीज जो उन्होंने रट कर वो अपने स्कूल कॉलेज से निकले हैं उसी को अप्लाई करते चले जा रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूद है, जो बाहर निकल गए लोग वो तो चले चले गए किसी ना किसी तरीके से। उन्होंने अपनी पढ़ाई को कुछ बेहतर तरीके से कर लिया होगा और वो बाहर जाने के काबिल हो गए कि उनको कोई दूसरी कंट्री एक्सेप्ट कर सके। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो स्किल्स वाले हैं, जो सही एजुकेशन लेकर गए। पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं आपको उनसे बात करके, उनको देखकर या उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरह के एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। डेफिनेटली किसी मदरसे से, किसी इस किस्म की चीजों से तो या इंस्टीट्यूशन से तो निकले हुए दिखाई देते ही हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि वो अपने आप को अपडेट भी नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जी मदरसा में ना पढ़े, अगर आपको शौक है मदरसे में पढ़ने का या कुछ भी तो आप जाइए जरूर पढ़िए, लेकिन साथ साथ अपने आप को इस काबिल भी बनाइए कि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ काम कर सकें। लेकिन बहरहाल हमारे लोग जो हैं वो बार बार यही रोना रोते रहते हैं कि जी हमारी जॉब चली गई, हमें जॉब से निकाल दिया गया, हमें रखा नहीं गया, या कुछ कुछ टाइम शॉर्ट टाइम के बाद भी उनको निकाला जाता रहता है। लेकिन उसके बाद वो ये नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है। डेफिनेटली ऐसा इसलिए हो रहा है कि अपने आप को अपडेट नहीं करते और एक लगे बंधे तरीके से चलते रहते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि ये हमारे एक तरह के फेक इंटेलेक्चुअल भी पाकिस्तान में बहुत बढ़ गए हैं। यानी अगर आप इंटेलेक्चुअल्स की बात करें, जो कि मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल तो खैर कोई खास चीज नहीं होती, लेकिन लोगों का ख्याल है लोग क्रेडिट देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फेक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं
उनकी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में जो है वो बन चुकी है और वो अपने आप को बहुत काबिल और बहुत इस तरह से समझते हैं कि जी सब कुछ हमें ही आता है और दूसरा जो है वो तो बिल्कुल ही ढक्कन है। लेकिन बात सारी ये है कि उन्होंने भी अपने आप को अपडेट नहीं किया होता और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको देखकर हमें यही लगता है कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी गलती तो है ही, लेकिन स्टूडेंट्स भी क्या करें, टीचर्स भी इसी तरह के हैं। यानी अगर आप टीचर्स को देखें, टीचर्स को चेक किया जाए या उनकी नॉलेज देखी जाए तो वो भी ऑलमोस्ट ऐसी होती है कि आपको लगेगा कि इनको टीचर किसने बना दिया। बलूचिस्तान में कई 100 स्कूल जो हैं बंद हो चुके हैं, केपीके में कई स्कूल्स बंद हो चुके हैं। तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते, स्कूल के बाहर है। अब ये सारी सिस्टम जब इस तरह से चल रहा है पाकिस्तान में कि अगर आप ये सोचिए कि 2 करोड़ एक अच्छी भली एक तादाद होती है, अच्छा भला नंबर होता है। 2 करोड़ बच्चा जो है वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा और बाहर है, तो किस तरह से काम चलेगा और कैसे बात होगी। लेकिन साथ-साथ जो स्कूल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो तालीम दी जा रही है, वो भी इंतहाई खराब है। तो डेफ़िनेटली मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को सीरियसली इस चीज़ के ऊपर जाना चाहिए और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है, तो हमें कॉपी करने में या हमें सीखने में भारत से मेरा ख्याल है कि कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, वो भी एजुकेशन सिस्टम को, ताकि हम लोग भी कुछ बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। बात करेंगे जी पाकिस्तान की, बात करेंगे पाकिस्तान में कल से जो हंगामा चल रहा है और उसमें जो मेन रोल अदा कर रहे हैं वो हैं जी मौलाना फजलुर रहमान। जी हाँ, पाकिस्तान में एक तरह का कुछ चेंज ही कॉन्स्टिट्यूशन में या लाना चाह रही है गवर्नमेंट, कुछ लॉज नए बनाना चाह रही है जिसके तहत जो है वो एक्सटेंशंस मिला करेंगी लोगों को। ज़ाहिर है आम पब्लिक को तो की तो बात ही नहीं हो रही है, सिविलियन की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है जुडिशरी की, उसमें जजेस शामिल हैं और इसके अलावा जो आर्मी चीफ हैं उनकी एक्सटेंशन की बात की जा रही है और उसके साथ जो नेवल के और उसके नेवी के या फिर एयरफोर्स के चीफ्स हैं उनकी एक्सटेंशन की बात की जा रही है कि उन लोगों को 3-3 साल जो है उनकी एक्सटेंशन बढ़ा दी जाए। जी हाँ, और ज़ाहिर है ये आपने बिल्कुल ठीक सुना है। पहले तो ये होता था कि जी हंगामे होते थे, बातचीत की जाती थी, डायलॉग होता था, डिस्कशन होता था, लेकिन अब कुछ इस किस्म का लॉ लेकर आने की कोशिश कर रही है हुकूमत कि जिससे कि बगैर किसी बातचीत के, बगैर किसी के रिक्वेस्ट किए जो है, वो चाहे आर्मी चीफ हों, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर ये समझ लीजिए कि नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स हों, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, उनको जी 3 साल की एक्सटेंशन जो है जी, तो उनको जी जो है वो 3-3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगा। जजेस की बात मैं आपको बताऊँ तो जी हाई कोर्ट के जजेस के लिए कहा गया है कि उनकी इस वक़्त जो रिटायरमेंट एज है वो है 63, वो 63 से 65 करने की जा रहे हैं गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट में 65 है, 65 को 68 एज जो है वो की जा रही है। साथ-साथ जी जैसे मैंने आपसे कहा कि आर्मी चीफ हो गए, नेवी के चीफ हो गए या एयरफोर्स के चीफ हो गए, उनको 3-3 साल की एक्सटेंशन जो है वो उनको दी जाएगी। यानी कि ये बात एक फिक्स कर दी जाएगी, किसी से ना रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ना बोलना पड़ेगा, ना अनाउंस करना पड़ेगा। लेकिन उससे होगा क्या? ऑब्वियसली जिन लोगों की बारी आती है, चाहे वो आर्मी चीफ के बाद दूसरे लोग जो होते हैं जिन्होंने आर्मी चीफ बनना होता है या उसके आगे की उनकी पोस्ट जो है वो उनकी होनी होती है या समझें कि प्रमोशन होनी होती है, वो सब की सब उनकी रुक जाएगी। अगर किसी की एज जो है वो उस जगह आ गई है कि उन्होंने आर्मी चीफ बनना है या उन्होंने नेवी का नेवल चीफ बनना है या उन्होंने एयरफोर्स का चीफ बनना है और उसके बजाय वो 3 साल मजीद इंतजार करेंगे और वो ये सोचेंगे कि जी अब 3 साल और एक्सटेंशन जो उनसे पहले वाले चीफ्स हैं उनको एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन के 3 साल और निकालेंगे। तो इसका मतलब है उनके बाद आने वाले लोग जो हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी और वो रिटायर हो जाएँगे और वो नहीं बन पाएँगे चीफ्स या किसी भी डिपार्टमेंट के। उसके साथ-साथ उनके बाद वाले जो हैं, उनकी प्रमोशन भी रुक जाएँगी और इस तरह से एक लंबी लाइन होगी। जिनकी एक्सटेंशंस रुक जाएँगी और जिनकी एक्सटेंशन नहीं हो पाएँगी, तो इसका मतलब ये है कि उस इदारे के अंदर ही अंदर जो है वो कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई नाराज़गी जो है वो देखने में आ सकती है। इससे पहले इमरान खान साहब ने जो है वो एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को। आप लोगों को याद होगा उस वक़्त 2019 में कहा गया कि जी बाजवा साहब ही हैं जो कश्मीर
कश्मीर का मसला हल कर सकते हैं। इस वक्त कश्मीर का इशू जो है बहुत ज्यादा है और बाजवा साहब के अलावा कोई नहीं। इसका क्या मतलब है? जो आप एक्सटेंशन देते हैं आप किसी को भी, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो नेवी के हो, चाहे एयरफोर्स के हो, उसका मतलब ये है कि आप ये बता रहे हैं कि उनके बाद आने वाले जिनकी बारी है चीफ बनने की, जिनकी बारी है आगे प्रमोशन की, आप उन पे भरोसा नहीं कर रहे। आपका ख्याल ये है कि वो आकर उस चलते हुए सिस्टम को या उस चीज को जिसके ऊपर पहले वाले चीफ्स काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। सीधे सीधे आप उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, सीधे सीधे आप उनके बाद आने वाले लोगों के लिए ये बता रहे हैं कि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस सीट को संभाल सके। मेरा ख्याल है यही मैसेज जाता है, वरना और कोई मैसेज नहीं जाता। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन तो दे दी, मगर उसके बाद जनरल बाजवा ने इमरान खान को एक्सटेंशन नहीं दी और इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी वो हटा दी गई, या हटवा दी गई है। जो कह लीजिए कि पहली गवर्नमेंट है जिसको के बाकायदा वोटिंग के जरिए हटाया गया और कहा गया कि जी इनको वोट से हटाया गया है। लेकिन यही सिलसिला एक बार फिर देखने में आ रहा है। अभी तो खैर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो काफी एक तरह से मेन इसमें हीरो के तौर पे समझ लीजिए काम कर रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि उनकी 13 सीट्स उनके पास है और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि जी आप इस जो नया लॉ आ रहा है, जो नए एक तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेकर आ रही है, जो चेंजेस ला रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आप जी अपनी तरफ से वोट दे दें। मौलाना साहब का कहना है ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास और जब तक हम वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ नहीं लेते तब तक हम उसके ऊपर हाँ नहीं करेंगे। साथ साथ मौलाना के लिए ये भी कहा जा रहा है कि कई तरह की हो सकता है कि उन्होंने कंडीशंस लगाई हो, जिसमें ये भी है कि या तो उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए या फिर गवर्नर केपीके। इसके बारे में भी बार बार हर तरफ से बातचीत की जा रही है कि मौलाना साहब की जो शर्तें हैं, मौलाना साहब ने जो कंडीशंस रखी हैं वो काफी मुश्किल हैं और हुकूमत को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से वो मौलाना साहब को मैनेज करे। तो इसके अलावा मौलाना साहब ने फिलहाल जो बात की है वो ये भी की है कि जी एक्सटेंशन के वो हक में नहीं है, चाहे वो जजेस की एक्सटेंशन हो, चाहे आर्मी चीफ की हो, चाहे किसी की भी हो। अब मौलाना साहब जो हैं वो उस तरफ को नहीं जा रहे कि यानी कि जो एक्सटेंशन है वो होनी चाहिए। मौलाना साहब का ख्याल है एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो खैर हम भी मानते हैं एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात कब तक मौलाना साहब जो है वो लोगों को समझा सकेंगे और कब क्या होगा। कल रात तक जो है, कल पूरा दिन में समझिए कि एक तरह से 4 सेशंस हुए असेंबली के और किसी वक्त भी कुछ डिसाइड नहीं हो सका, क्योंकि मौलाना साहब भी नहीं मान रहे थे और कई लोगों ने यही कहा कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स पढ़े ही नहीं है। इस वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन लोगों को मिल रहे हैं, ऑनलाइन लोगों को भेजे गए हैं। अब वो कहाँ तक ठीक है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि कल के हंगामे में जो कि असेंबली में चल रहा था उसमें बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब जो यानी कि सरफराज बुख्ती, उनसे किसी मीडिया वाले ने पूछा या मीडिया पर्सन ने उनसे पूछा कि सर इन तमाम तमाशों में, इन तमाम चीजों में जो हो रही है इस वक्त, इसमें बलूचिस्तान कहाँ खड़ा है? और उनका जवाब ये था कि जी बलूचिस्तान वहीं खड़ा है जहां पहले था, यानी कि बलूचिस्तान की वही हालत है। और इंतहाई नॉन सीरियस तरीके से उन्होंने ये जवाब दिया, जिसके बाद उसके उनको यानी कि सरफराज बुख्ती साहब को भी लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक तरफ से कहा यह जा रहा है कि केपीके के चीफ जस्टिस जो सॉरी चीफ मिनिस्टर जो हैं अली अमीन गंडासपुर जी, वो जाएंगे अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में जाकर अफगान तालिबान से बात करेंगे, टीटीपी वगैरह का जो इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो खैर जैसे हमने पहले कहा कि ये उनके राइट में नहीं है, अगर वो कुछ काम कर नहीं सकते तो ऐलान क्यों करते हैं, क्योंकि ये काम फेडरल गवर्नमेंट का है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना ये है कि बिल्कुल अली अमीन गंडापुर जो है वो अफगानिस्तान जा सकते हैं और अगर वो अफगानिस्तान वालों को पसंद आ जाए तो वो उनको रख भी सकते हैं। जी हाँ, इस किस्म की बातें जो हैं वो की जा रही हैं दोनों तरफ से। और यकीनन इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो मिलकर गवर्नमेंट चला रही है और इस वक्त वो पीटीआई को एक तरह का टफ टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दोनों पार्टीज अलग हो गई हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ऐसा लगता है जैसे फिर आपस में मिल बैठे हैं और एक बार फिर आपस में जो है वो बातचीत चल रही है, बातें कर रहे हैं। और यकीनन ये चीज जो है ये बहुत वैसे तो अच्छा कहना चाहिए कि पार्टीज मिलकर अगर गवर्नमेंट चलाएं या मुल्क को चलाएं, लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है
कि जिस तरह के लॉज लेकर आ रहे हैं, जिस तरह की चीजें लेकर आ रहे हैं, जिस तरह के बिल पेश किए जा रहे हैं और उनको पास कराने की कोशिश की जा रही है, ये बिल यकीनन कहीं और से बनकर आया है। होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट यही कहती, जिन्होंने बिल दिया है, कि जी आप लोग खुद ही कर लीजिए, हम नहीं करेंगे, हम रिजाइन करेंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत जो है, ये हुकूमत में मौजूद इस वक्त जितने मेंबर्स हैं, सबके सब इतने लालची हुए हुए हैं कि उनको सिर्फ ये लग रहा है कि हमें जो है हमारी गाड़ी के आगे फ्लैग लग जाता है, हम मिनिस्टर कहलाते हैं, हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है, और उस प्रोटोकॉल को एंजॉय करने में, उस प्रोटोकॉल को ना छोड़ने की जिद में ये मुल्क का बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के बिल लाए जा रहे हैं, जिस तरह के चेंजेस किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिस तरह से कहा जा रहा है, एक्सटेंशन देने की बातें की जा रही हैं, डेफिनेटली ये पाकिस्तान को एक नई मुसीबत में डालने के लिए की तैयारी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद होगा क्या, ये लोग उठेंगे, कोई लंदन चला जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, पीपल्स पार्टी दुबई चली जाती है, पीएमएलएन जो है वो लंदन चली जाती है, और इसी तरह से सब लोग जो है, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कहीं ना कहीं निकल जाएगा। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इनके लाए हुए बिल, इनके लाए हुए कानून, इनके लाए हुए नए नए अजीब अजीब से कानून जो है वो भुगतने के लिए रह जाएंगे। ये लोग सब कुछ करेंगे लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम को सही नहीं करेंगे। इन्होंने ना एजुकेशन सिस्टम ठीक करना है, ना इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना है, ना इन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है। क्योंकि अगर इकोनॉमी ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉरेन पॉलिसी भी सही हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और इनकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। लेकिन ये क्योंकि काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए यही सब कुछ चल रहा है। वरना अभी तक किसी एक भी मिनिस्टर का या गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि जी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो कहा है पाकिस्तान को कि जी आप इंडिया से कुछ सीखिए, या भारत की या पीएम मोदी जो है उनकी एजुकेशन पॉलिसीज को सीखिए। लेकिन एकदम खामोशी है, और अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो ये है कि किसी तरीके से लोगों को खुश कर दिया जाए, उन लोगों को खुश कर दिया जाए जो इनकी गवर्नमेंट बनाते हैं, जो इनकी गवर्नमेंट गिराते हैं, जो इनको भी जेल में डालते हैं और इनके मुखालफिन को भी जेल में डालते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको जेल में डालते हैं और दूसरों को नहीं डालते, या दूसरों को डालते हैं जेल में लेकिन ये बाहर घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है। इनको पता है कि जो आज किसी के साथ बुरा हो रहा है वही कल इनके साथ होगा। लेकिन ये लोग जो हैं ये इस बात को ना तो सोचते हैं, ना देखते हैं, और ना ही किसी की मदद करने को तैयार होते हैं। और यही सब सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का चलता जा रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक जो बोया था वही काट रहा है। पाकिस्तान ने जो कुछ किया था वो अब अपने ही सर आके पड़ रहा है। मेरे ख्याल इसी को कर्मा कहते हैं शायद, कि हम अपने दुश्मन खुद ही बने हुए हैं। चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, किसी को भी पाकिस्तान आकर पाकिस्तानियों के साथ बुरा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम खुद ही अपने दुश्मन हैं, हम खुद ही अपना आप जो है खराब कर रहे हैं, अपनी कंट्री की हालत को खराब से खराब तर करते चले जा रहे हैं। बहरहाल ये अब देखते हैं कि ये जो नया बिल लेकर आने की कोशिश है वो कब पास होता है और ये चेंजेस कब आते हैं। साथ साथ क्या किसी में इतनी अकल है गवर्नमेंट के अंदर, जो लोग बैठे हुए हैं, अपने बच्चे तो उनके सबके बाहर पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है टेंशन तो होगी नहीं कि जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी एजुकेशन का क्या होगा। तो डेफिनेटली इनके बच्चे जो हैं वो बाहर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी इनको जरा भी फिक्र नहीं है। अगर होती तो डेफिनेटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तो बहुत देर में कहा है, इससे बहुत पहले ही ये भारत और बांग्लादेश के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ये कॉपी कर चुके होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। और वैसे भी भारत को जब तक हम दुश्मन मानते रहेंगे तो हम उसे कॉपी कैसे करेंगे, या करना चाहेंगे, या कर पाएंगे। करना तो खैर चाहते हैं मेरा ख्याल है, लेकिन कर नहीं पाते, इसलिए कि बार बार हमने उनको दुश्मन भी तो बताना होता है। और मेरा ख्याल है कि जब तक ये दुश्मनी हम अपने दिमागों में पाल के रखेंगे तब तक यही हाल रहेगा पाकिस्तान का जो है। और हम एक नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल कंट्रीज की जैसा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन, हमारे बाद वाली जनरेशन, और शायद उसके बाद आगे आने वाली कई जनरेशन जो है वो पाकिस्तान की इसी हालत में रहेंगी जो इस वक्त है। ना एजुकेशन सिस्टम ठीक होने वाला है, ना ही इकोनॉमी ठीक होने वाली है, और फॉरेन पॉलिसी की तो बात ही क्या है। खैर हम यहाँ से चलते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।